कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2। इस प्रश्नावली में हम लोग को ना वक्र से संबंधित प्रश्न पूछेगा, वक्र और बहुभुज से संबंधित। तो हम लोग पहले वक्र और बहुभुज के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद ही हम लोग प्रश्नावली को हल करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर वक्र के बारे में हमने लिख दिया है। वक्र या कर्व इसको बोलते हैं। क्या होता है? क्या आपने कभी कागज पर पेंसिल से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची हैं? ऐसा करने पर जो आकृतियाँ प्राप्त होती हैं वे वक्र कर्व कहलाते हैं। आप पेंसिल से जो भी टेढ़ी मेढ़ी आकृति बना पाएँ, यहाँ पर एक बार पेंसिल लगाया गया, इस प्रकार से हमने घुमा दिया है तो यह एक कर्व बन गया। ठीक है, वक्र इसे बोलेंगे। ये इस प्रकार से वक्र बन गया। यहाँ पर इस प्रकार से एक वक्र बना हुआ है, यहाँ पर भी वक्र, जो कुछ भी आप पेंसिल से खींच पाएँ, है ना, यहाँ पर इस प्रकार से खींच दिया गया है तो यह एक वक्र हो गया। वक्र का मतलब होता है कि जो सीधा ना हो उसे ही वक्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पे गणित में ना, यहाँ पे इसमें सीधी रेखाएं भी आएंगी। वक्र के अंतर्गत सीधी भी रेखाएं सम्मिलित की जाएंगी। जैसे इस प्रकार से भी आकृति रहेगा, यहाँ पे सीधी रेखाओं का भी इस्तेमाल हो सकता है वक्र में। टेढ़ी मेढ़ी तो रेखाएं रहेंगी, साथ में साथ सीधी रेखाओं का भी इसमें इस्तेमाल होगा वक्र में। चलिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर भी वक्र बनाया हुआ है इस प्रकार से। आप चाहें तो जिस प्रकार से इच्छा करें इस प्रकार से घुमा दीजिए, इस प्रकार से बना देंगे, ये भी आपका वक्र बन गया। आपने ऐसे बना दिया, ये भी सब क्या है? वक्र है। आप पेंसिल से पेपर पर जो भी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ बना पाएँ वो सब वक्र कहलाएगा। साथ साथ उसमें सीधी भी रेखाएं सम्मिलित रहेंगी, है ना। ऐसे नहीं कि सरल रेखाएं सम्मिलित नहीं रहेंगी, सरल रेखाओं से संबंधित भी कुछ बनेगा तो वह क्या होगा? वक्र में सम्मिलित होगा। चलिए, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि खुली वक्र, ओपन कर्व क्या होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर हम इस प्रकार से बना देते हैं, जैसे इस प्रकार से हमने बना दिया तो ये एक खुला वक्र हो गया। या फिर ऐसे हम लोग बना सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी है, जो दो अंत बिंदु है ना, वो आपस में टच नहीं करना चाहिए तो हो जाएगा खुला वक्र। जैसे इस प्रकार से हमने बना दिया, ये हो गया खुला वक्र। अभी हम लोग इसको इस प्रकार से करते हुए मान लेते हैं, इस प्रकार से हमने बंद कर दिया तो ये क्या हो गया? बंद वक्र हो गया। या फिर इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, आपको जैसा इच्छा करें बनाइए, लेकिन यहाँ पर ये आपस में बंद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये बंद है, ये दोनों बंद हैं तो ये बंद वक्र हो गए। और यहाँ पर ये खुले हैं, है ना, दोनों अंत बिंदु आपस में लगे नहीं होने चाहिए, तो इस प्रकार से ये खुले वक्र हैं। चलिए, आगे भी हम लोग समझते हैं। अब सरल वक्र क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है? ऐसा वक्र जो स्वयं को न काटे सरल वक्र कहलाता है। सरल वक्र हम लोग किसको बोलेंगे? जैसे कि हमने यहाँ पर, चलिए बनाते हैं, जैसे हमने इस प्रकार से बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से हमने पेंसिल से आकृति बना दी तो ये आकृति यहाँ पर क्या कर रही है? एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, ऐसा वक्र होना चाहिए जो स्वयं को न काटे। ये स्वयं को ही यहाँ पर क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया, काट दिया, तो ये ऐसी आकृति सरल वक्र नहीं कहलाएगी। बस हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी वक्र रहे वो अपने आप को काटे ना। या तो इस प्रकार से भी रहेगा तो भी हो सकता है, यहाँ पे इस प्रकार से हम ले जाकर इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है, तभी भी ये वक्र हो गया, ये सरल वक्र है। बस एक दूसरे को यह प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं हमने इस प्रकार से एक वक्र बना दिया, ऐसे बना दिया तो ये क्या हो गया? यहाँ पर आप ये खुद को ही प्रतिच्छेद कर दिया। तो ऐसी आकृतियाँ नहीं होनी चाहिए। ऐसी आकृतियाँ हो सकती हैं जो एक अपने आप को ही स्वयं को प्रतिच्छेद न करे, या तो खुला रहे या तो बंद रहे, लेकिन यहाँ पे खुद को या फिर मतलब स्वयं को काटे नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी ये स्वयं को काट दिया तो यहाँ पर ये आकृति नहीं, सरल वक्र ये नहीं होगा। यह सरल वक्र होगा, यह भी सरल वक्र होगा, यह भी नहीं होगा, क्योंकि इसने स्वयं को प्रतिच्छेदित कर दिया। चलिए, और हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं। देखिए, हमने लिख दिया एक आकृति में स्थितियाँ। क्या और स्थिति हो सकती है? यह सिर्फ बंद वक्र के लिए है। एक बंद वक्र से संबंधित 3 भाग होते हैं। ये बंद वक्र के लिए हो रहा है, ठीक है। यह ओपन मतलब यहाँ पे जो खुला वक्र रहेगा उसके लिए नहीं, जो बंद वक्र रहेगा उसके लिए। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ना, पहला वक्र का अभ्यंतर, इंटीरियर अंदर का भाग होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे वक्र का अभ्यंतर एक होगा, एक वक्र की परिसीमा बाउंड्री वक्र पर, और एक होगा वक्र का बहिर्भाग। बहिर्भाग मतलब बाहर का भाग, एक्सटीरियर। यहाँ पर हम एक आकृति बना देते हैं, जैसे हमने इस प्रकार से हमने एक आकृति बना दिया। हमने पेंसिल से यहाँ पर एक बंद वक्र बना दिया। अब यहाँ पर इसका देखिए अभ्यंतर, मतलब यहाँ पे इसका अभ्यंतर क्या हो गया? अंदर का भाग यही है पूरा, ये जो पूरा भाग है ये पूरा अंदर का, ये इसका अभ्यंतर है, अंदर का है। ये इंटीरियर अंदर का भाग ये हो गया। मान लेते हैं इसमें कोई बिंदु ए है ना, मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु ए हम नामकरण कर दिए। ये यहाँ पर किसी यहाँ पे जो इसकी बाउंड्री है, इसके अंदर वक्र के अंदर कोई कहीं पर भी ये हो सकता है बिंदु, यह वक्र के अंदर भाग में स्थित है, ठीक है। वक्र का अभ्यंतर बिंदु ए कहलाएगा। वक्र की परिसीमा जो यहाँ पर हमने पेंसिल से खींचा हुआ है ना, यही है परिसीमा। परिसीमा मतलब बाउंड्री वक्र पर। अब यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर जो है वक्र खींचा गया है, इस पर मान लेते हैं कोई बिंदु बी है ना, तो यह क्या होगा? यह बाउंड्री पर है। यहाँ पर यह अभ्यंतर है,
बिंदु ए अभ्यंतर है और यहाँ पे बिंदु बी की हम लोग बात करें तो ये बाउंड्री पर है, परिसीमा पर है। और यहाँ पे एक होता है वक्र का बहिर्भाग मतलब बाहर, तो यहाँ पर मान लेते हैं यदि बाहर आप बिंदु सी बना दिए ना तो यह इस वक्र के बाहर स्थित है, यह वक्र से बाहर स्थित है, ठीक है। बिंदु ए अभ्यंतर है, अंदर है वक्र के, बी है बाउंड्री पर और सी है बाहर है, ठीक है, बहिर्भाग में स्थित है। यह बंद वक्र से संबंधित हमने 3 भाग पढ़ लिए, ये हमेशा बंद वक्र पर ही लागू होगा, ठीक है। यहाँ पे पूरी बाउंड्री बंद होनी चाहिए, जो वक्र है पूरा बंद होना चाहिए, तभी यहाँ पर यह अभ्यंतर हो जाएगा, यह परिसीमा पर, यह बहिर्भाग में स्थित है। चलिए अब हम लोग बहुभुज के बारे में समझते हैं, पॉलीगन्स के बारे में समझते हैं। एक आकृति बहुभुज होती है जब वह एक सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों से बनी हो। जैसे बहुभुज उसे ही बोलेंगे, आकृति तो बंद होनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं सभी ये तीनों आकृतियाँ बंद है। जो आकृति बने ना उसमें केवल सरल बंद आकृति हो और केवल रेखाखंडों का इस्तेमाल किया जाए। रेखाखंड मतलब जिसको हम लोग माप सके, सरल रेखा होना चाहिए। यहाँ पर यह 4 रेखाखंडों से बंद आकृति है। देखिए एक रेखाखंड यह हो गया, दूसरा यह, तीसरा यह चौथा। यहाँ पे रेखाखंड का मतलब एक सीधी रेखा होनी चाहिए, मतलब इसके हम लोग चाहेंगे तो लंबाई भी माप देंगे, वही होता है रेखाखंड। और यहाँ पर रेखाखंडों की संख्या गिने तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रेखाखंडों से यहाँ पे बहुभुज बना हुआ है। और यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 रेखाखंडों का इस्तेमाल करके यहाँ पे बहुभुज बना हुआ है। इसमें त्रिभुज भी आ जाता है, चतुर्भुज भी आ जाता है, पंचभुज भी आ जाता है, यही सब है। यहाँ पे कम से कम तो 3, यहाँ पे बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 आपको रेखाखंडों की आवश्यकता होगी, है ना। आपकी इच्छा करें तो आप जैसे चाहें वैसे खींच सकते हैं, बस आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आप सीधी रेखाओं का इस्तेमाल करते हुए खींचें, ठीक है। आपको जैसी इच्छा करें वैसे खींच सकते हैं, बस सभी रेखाखंडों के निर्माण से ही आप खींचेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी हमने एक बहुभुज बना दिया। बस ध्यान इस बात का रखेंगे कि सभी रेखाखंडों के इस्तेमाल से ही बनाएं और यहाँ पे एक आकृति जो भी रहे बंद आकृति रहे। अब चलिए हम लोग बहुभुज के बारे में समझ लेते हैं। देखिए बहुभुज के भुजाओं के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। भुजाएं क्या होती हैं, शीर्ष क्या होता है और विकर्ण, इन सब के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए भुजाएं साइड्स, बहुभुज को बनाने वाली रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती हैं। जो बहुभुज, जो यहाँ पर हमने बहुभुज बना दिया, इसके इस्तेमाल में जो भी रेखाखंडों का इस्तेमाल किया गया है ना, वही भुजाएं कहलाएंगी। जैसे देखिए एक रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे हमने सबका यहाँ पे नामकरण कर दिया, यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ए बी रेखाखंड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे नामकरण आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बी ए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यह एक रेखाखंड है तो यह भुजा हो जाएगा, ठीक है। बहुभुज का यह भुजा हो जाएगा, इसी को भुजा बोलते हैं। जो रेखाखंड है, एक रेखाखंड 2 3 4 5 रेखाखंड है तो इसकी 5 भुजाएं हो गई, ठीक है। नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे इस भुजा का नाम क्या होगा, यहाँ पे एक हो जाएगी ए बी, और इस प्रकार से हम लोग रेखाखंड का चिन्ह लगा देते हैं, है ना। एक भुजा यह है और यहाँ पे एक हो जाएगा बी सी, एक हो जाएगा सी डी, और यहाँ पे सी डी हो गया, डी ई, और ए ही लिख देते हैं या ई ही लिख दीजिए, ए ही लिख देते हैं। इस प्रकार से ये 5 भुजाएं हमने लिख दिया। जो 5 रेखाखंड थे, जो 5 रेखाखंडों से मिलकर ये बहुभुज बना था, यहीं प्रत्येक रेखाखंड को भुजा बोल देंगे। इस बहुभुज की कुल 5 भुजाएं हैं और नामकरण हमने कर दिया ए बी बी सी। यहीं पर है एक भुजा यह है, एक यह, एक यहाँ पर यह है और एक यह, ठीक। इस प्रकार से 5 भुजाएं हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग शीर्ष को समझते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, बहुभुज का शीर्ष क्या होता है। 2 भुजाएं जहाँ मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष वर्टेक्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है ना, जो बहुभुज बना हुआ है, यहाँ पर मान लेते हैं जो यहाँ पे ए भुजा और ए बी भुजा जहाँ पर मिल रही है, यही वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब शीर्ष यही है, शीर्ष ए इसको बोल देंगे। यहाँ पे यह भुजा और यह भुजा जहाँ पर मिली तो ये एक शीर्ष बन गया, और यहाँ पे यह भुजा और यह भुजा जहाँ पर मिली तो बिंदु बी पर मिल रही है तो यह भी शीर्ष हो गया। इसी प्रकार से यह भुजा और यह भुजा मिल रहा है जहाँ पर, यह भी शीर्ष हो गया। यह भुजा जहाँ पर मिला यह शीर्ष हो गया। इस प्रकार से कुल 5 शीर्ष बना इसमें, है ना। यहाँ पर ये जो है, जहाँ पर 2 भुजाएं मिली हुई हैं आपस में, वही शीर्ष हो गया। एक शीर्ष है 1 2 3 4 5, इसमें कुल 5 शीर्ष है। यदि लिखना रहेगा तो आप लिख देंगे यहाँ पे। एक आपको शीर्ष में ए है, बी है, सी है, डी है, ई है ना। यही सब शीर्ष हैं। ए बी और यहाँ पे बी सी जहाँ मिला, यहीं पर एक शीर्ष मिला। हमने शीर्ष आपको बताया कि ये जहाँ पर 2 भुजाएं मिले वहीं शीर्ष हो गया। चलिए आसन्न भुजाएं क्या होती हैं। यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स, कोई भी 2 भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। कह रहा है ना कि कोई भी 2 भुजा जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो। जैसे यहाँ पर 2 भुजा ले लीजिए, यहाँ पे इन दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है,
मान लेते हैं हम डी ई और यहाँ पे डी सी की बात करें, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है, यही बिंदु डी बन रहा है, ठीक है। तो यह दोनों भुजाएं आपस में क्या कहलाएंगी, आसन्न भुजाएं कहलाएंगी, यही आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु सी की हम लोग बात करें ना, तो यहाँ पे इसके और यह दोनों भुजाएं, जैसे कि यहाँ पे सी डी या डी सी कह लीजिए, सी डी भुजा और यहाँ पे जो बी सी भुजा है, यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी, क्योंकि इसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष सी है, सी शीर्ष इसमें भी अवेलेबल है और सी शीर्ष इसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर इस दोनों भुजाओं के लिए बात करेंगे तो यहीं पर एक उभयनिष्ठ ए है, उभयनिष्ठ शीर्ष ए है, तो यह दोनों भुजाएं क्या कहलाएंगी, आपस में आसन्न भुजाएं कहलाएंगी, है ना। अब देखिए यह वाली भुजा और यह वाली भुजा आपस में आसन्न भुजा नहीं कहलाएगी। इस भुजा और इस भुजा को हम लोग आसन्न भुजा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु ही नहीं है ना। चाहे इस भुजा और इस भुजा को आप आसन्न भुजा नहीं कह सकते। आसन्न भुजाएं जो भी रहेंगी जस्ट बगल में रहेगा, जैसे यह वाली भुजा आसन्न भुजा कहलाएंगी। क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ बिंदु सी है। यह भुजा आपस में आसन्न भुजाएं कहलाएंगी, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष यहाँ पे डी है। यह दोनों भुजाएं आपस में आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न मतलब साथ साथ में आसन्न भुजाएं, इसमें शीर्ष उभयनिष्ठ शीर्ष ई है, ठीक है। तो यह दोनों आसन्न भुजाएं बनी। अब यहाँ पे यह और यह नहीं आपस में बनेगा, यह नहीं बनेगा, यहाँ पे यह इसके साथ बन जाएगा। यह वाली भुजा का आसन्न भुजा ये भी हो जाएगा, इस वाली भुजा का आसन्न भुजा यह बनेगा, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ बिंदु ए है तो इसमें भी है। दो भुजाएं होनी चाहिए, उसमें का एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, तो वो दोनों भुजाएं आपस में आसन्न भुजाएं कहलाएंगी, ठीक है। यही हो गया आसन्न भुजाएं। लिखना रहेगा तो लिख दीजिए। चलिए यहीं पर हम लोग लिख देते हैं, ए बी और ए ई को लिख देते हैं। यहाँ पे ये दोनों आसन्न भुजाएं ए बी, देखिए ए बी और ए ई आसन्न भुजाएं हैं और उभयनिष्ठ, क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ शीर्ष ए है, लिख देते हैं ए बी और ए ई आसन्न भुजाएं हैं, क्योंकि उभयनिष्ठ शीर्ष ए है, ठीक है। बस इसी प्रकार से बाकी इसको आप कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग समझ लेते हैं आसन्न शीर्ष एडजेसेंट वर्टिक्स। यहाँ पर दिया हुआ है ना, बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। कह रहा है ना, एक ही भुजा होनी चाहिए, एक ही भुजा के जो भी अंत बिंदु हैं वहीं आपस में क्या कहलाएंगे, आसन्न शीर्ष कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक बहुभुज बना हुआ है ना, तो बहुभुज में जैसे मान लेते हैं यही भुजा ले लीजिए, तो इसके जो दोनों अंत बिंदु है, एक यह शीर्ष है और एक से यह शीर्ष है। जाहिर सी बात है, कोई भी भुजा लेंगे तो उसके दो शीर्ष तो हो गए। मान लेते हैं यही भुजा बी सी ले लें तो एक यहाँ पे यह शीर्ष है, एक यहाँ पे यह शीर्ष है, तो दोनों क्या कहलाएंगे, आपस में आसन्न शीर्ष कहलाएंगे, आसन्न शीर्ष कहलाएंगे। अब इस भुजा के हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे डी और यहाँ पे इनका अंत बिंदु डी और सी है, तो यही दोनों हो जाएगा, आसन्न शीर्ष हो जाएगा। यहाँ पे डी और सी आपस में आसन्न शीर्ष हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे ए ई आप भुजा को ले लेते हैं, तो यहाँ पे इस भुजा के अंत बिंदु ए है और ई है, तो ए और ई क्या हो जाते हैं, आसन्न शीर्ष हो जाते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, कोई भी उदाहरण लिख दीजिए, लिख देते हैं भुजा ए बी के आसन्न शीर्ष ए कामा बी हैं, जो कि भुजा ए बी के अंत बिंदु थे वही हो जाएंगे आसन्न शीर्ष। तो यहाँ पे आसन्न शीर्ष ए बी बना। कोई भुजा रहेगा, यदि बी सी रहेगा तो उसके बी और सी बन जाएगा आसन्न शीर्ष। चलिए अब हम लोग विकर्ण डायगोनल्स के बारे में समझते हैं। उन शीर्षों को लीजिए जो आसन्न नहीं हैं, ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं। हम लोग को ऐसे शीर्षों को लेना है ना जो आसन्न नहीं हो, ठीक है। आसन्न को हमने बताया कि एक ही भुजा के दोनों बिंदु ले लेंगे, अंत बिंदु ले लेंगे, तो वो सब आसन्न शीर्ष हो जाएंगे। आसन्न शीर्षों को छोड़ दीजिए, बाकी यहाँ पर आप मिलाइए, है ना। ऐसे शीर्षों को मिलाने से बने रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसका यहाँ पर ना इस शीर्ष का आसन्न शीर्ष यह भी बन जाएगा और यह भी बन जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाली भुजा लेंगे तो ये दोनों आपस में आसन्न शीर्ष बनेंगे, और इसके लिए अगर यह भी भुजा लेंगे तो यह भी आसन्न शीर्ष बनेगा। तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़कर किसी और से मिला दीजिए। यदि हम यहाँ पे इसको मिला देते हैं ना बी से, यहाँ पर शीर्ष हम बी से मिला देते हैं, तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बी को हम लोगों ने बी शीर्ष को डी शीर्ष से मिला देंगे तो ये विकर्ण बन जाएगा। और यहाँ पर ए से भी मिला सकते हैं, क्योंकि ये आसन्न शीर्ष नहीं है, तो इस प्रकार से यह विकर्ण बना, यही विकर्ण है। और यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से भी इसको भी खींच सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो सी शीर्ष है इसके आसन्न शीर्ष बी और डी होंगे,
तो यहाँ पर इसको आप ई से मिला देंगे तभी भी विकर्ण खींचा जाएगा। इसी प्रकार से आप कई विकर्ण खींच सकते हैं। यहाँ पे ई से मिलाएंगे इसको, सी को ई से मिला देंगे, और आप चाहें तो यहाँ पे ई से इसको भी मिला सकते हैं, ई से बी को भी मिला सकते हैं, यही सब विकर्ण होगा। तो हम कुछ विकर्ण लिख देते हैं यहाँ पे बी डी हो जाएगा, बी डी सी ई लिख देते हैं, बी डी हो गया, विकर्ण बी डी हो जाएगा। रेखाखंड है, इस प्रकार से रेखाखंड होता है, तो रेखाखंड का सिंबल बना देते हैं, बी डी हो गया। और यहाँ पे सी ई भी बनेगा, सी ई हो जाएगा, यहाँ पे रेखाखंड का चिन्ह रहेगा सी। और यहाँ पे ए डी भी बन रहा है, ए डी पर भी यहाँ पे रेखाखंड लगा दीजिए, और बी ई भी बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे बहुभुज बनाकर देख लीजिएगा, हमने 5 भुजाओं का बहुभुज बनाया था। ठीक है, और सबका नामकरण कर दिया था। और यहाँ पर हमने कुछ 4 विकर्ण खींचकर आपको मतलब लिख कर हमने दिखाया। यहाँ पे बी हो गया, खींचना रहेगा तो आप खींचेंगे तो ए सी भी आपको मिलेगा। इसी प्रकार से आपको विकर्ण मिले। चलिए, यहाँ पर हमने वक्र के भी बारे में समझ लिया और साथ साथ हमने बहुभुज के भी बारे में समझ लिया। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। यहाँ पर पहला प्रश्न हम लोग को दिया गया है, नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। मतलब बताइए कि कौन कौन खुला वक्र है और यहाँ पे कौन कौन बंद वक्र है। तो खुला का मतलब हमने बताया आपको, यहाँ पे जो दोनों शीर्ष रहे वह आपस में मिले नहीं होने चाहिए। ठीक है, खुला का मतलब जो दोनों शीर्ष आपस में मिला नहीं हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले में मिला नहीं है दोनों शीर्ष, तो यह क्या है, खुली आकृति है। और बाकी यह जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर मिलते हुए गया है, पूरा मिला हुआ है ये। ठीक है, पूरा तरह से यह बंद है, तो यह बंद वक्र में हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये शीर्ष है इस प्रकार से गया है, टेढ़ा मेढ़ा, ये वक्र है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दोनों इसका अंत बिंदु है आपस में मिला हुआ नहीं है। ठीक है, तो यह भी एक खुली आकृति। यहाँ पर देख रहे हैं यह वक्र पूरी तरह से बंद है। हमने कहा ना कि जो वक्र रहेगा उसमें सरल लाइनें भी आ सकती हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे सरल रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे इसको बहुभुज भी बोल देंगे यदि बोलना रहेगा तो, बहुभुज भी है और साथ साथ वक्र भी है। तो यहाँ पर ना यह वक्र क्या है, कैसा है, बंद वक्र है। यह भी कैसा है, बंद वक्र है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे ए में हम लोग को फर्स्ट वाले में खुला जो आकृति है उनको लिखना है, मतलब खुले वक्र को लिखना है। ठीक है, तो खुले वक्र में ए हो गया। ठीक है, ए हो जाएगा खुला वक्र। और यहाँ पर ये तो बंद वक्र में आएगा। चलिए इसको सेकंड नंबर भी हम लोग डाल देते हैं। चलिए, जो बी वाली आकृति है ना, यह बंद वक्र में आएगी। ठीक है, तो इसको सेकंड में हम लोग लिखेंगे, इसको बी यहाँ पर लिख दीजिए सेकंड में। चलिए, यहाँ पर जो यहाँ पे सी वाली जो यहाँ पे वक्र दिया गया है, सी वाले में यहाँ पे देख रहे हैं ये खुला वक्र है, इसके दोनों अंत बिंदु आपस में मिले हुए नहीं हैं। तो यहाँ पे सी वाला किस में, खुले में रहेगा, तो यह पहले वाला में रहेगा। तो यहाँ पे ये सी में हो गया। ये हम लोग खुले वक्र का लिख रहे हैं, और यहाँ पे जो सेकंड में ये बंद वक्र का लिख रहे हैं। चलिए थर्ड वाली आकृति पे आ जाइए। थर्ड वाली आकृति जो डी गई है, मतलब यहाँ पे जो डी वाली आकृति दी गई है, यह एक बंद वक्र है। ठीक है, बंद वक्र को हम लोग इसमें लिखेंगे, इसमें सेकंड वाले में। यहाँ पे है डी, यह बंद वक्र है। यहाँ पर भी देख रहे हैं ये भी एक बंद वक्र है। यहाँ पर ई को इसी में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम लोग को यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए थे, 5 आकृतियाँ बनाकर दिया गया था, 5 वक्र। खुला हुआ सिर्फ यहाँ पे पहला और यहाँ पे सी है, ए और सी वाला खुला है, बाकी यहाँ पर ये तीनों क्या है, बंद वक्र है। हाल हम लोग दूसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग को दे दिया गया है ना, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियाँ बनाइए। हम लोग को आकृतियाँ बनाकर दिखाना है। ए में हम लोग को खुला वक्र चाहिए, है ना। तो यहाँ पर चलिए ए डालकर हम लोग खुला वक्र, और बी में हमें बंद वक्र बनाना है। तो यहाँ पे ए में आप खुला वक्र बना दीजिए, आपको जैसा इच्छा करे वैसे। इस प्रकार से कापी पर खींच दीजिए, यह भी खुला वक्र हो गया। कामा हमें बस एक जो अंत बिंदु है ना उन्हें मिलाना नहीं है। जो भी अंत बिंदु है इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, बस मिलाइए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सब खुला वक्र है। और कोई बना दीजिए। चलिए इस प्रकार से हम बना देते हैं, इस प्रकार से बना दीजिए। ये सब क्या है, खुला वक्र है। बस यहाँ पे दोनों अंत बिंदु को मिलाइएगा नहीं। बी वाला में हम लोग को मिलाना रहेगा, है ना। बी वाले में हम लोग को बंद वक्र बनाना है, तो यहाँ पर हम लोग बी डाल देते हैं और कुछ बंद वक्र का आकृति बना देते हैं, बंद वक्र। चलिए यहाँ पर इस प्रकार हम लोग कैसे भी बनाएंगे तो यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, जैसे भी आपको बनाना है। आप तो टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हैं जैसे इच्छा करें, या फिर आप सीधा सीधा त्रिभुज भी चाहें तो यहाँ पे खींच सकते हैं। पेंसिल का भी मदद से ले सकते हैं। यह भी एक बंद वक्र है। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे पेंसिल से भी खींच दिया, ये भी एक बंद वक्र हो गया। ठीक है, एक यह हो गया, एक यह हो गया। चलिए कुछ और बना दीजिए। हमने चलिए इस प्रकार से ऐसे बना दिया। ठीक है, ये भी क्या है, एक बंद वक्र है।
इसी प्रकार से हमने यहाँ पे तीन एग्जाम्पल हमने दे दिया। बस यहाँ पर दोनों अंत बिंदुओं को मिलाना नहीं है, यहाँ पे खुले वक्र में और यहाँ पे बंद वक्र में क्या करना है, कोई भी आकृति बनाइए, दोनों अंत बिंदुओं को मिला दीजिए, यही हो गया। यहाँ पर ये खुले वक्र हमने खुला वक्र का 3 एग्जाम्पल दिया और यहाँ पे बंद वक्र का 3 एग्जाम्पल दिया। ठीक, आ जाते हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दे देगा ना, कोई बहुभुज बनाना है। बहुभुज में ध्यान रखेंगे रेखाखंडों का इस्तेमाल किया जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं नहीं हो सकती इसमें। यहाँ पे भुजाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब रेखाखंड रहेगा, सीधी लाइनों का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके अभ्यंतर को छायांकित, यहाँ पे हम लोग को छायांकित करना है, पेंसिल से कर देंगे, छायांकित कीजिए। चलिए एक बहुभुज बना दीजिए। आप जितनी चाहें उतनी भुजाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 से कम अधिक ही आपका रहेगा, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, जितनी भी भुजा का आप इस्तेमाल कर पाएँ। हम यहाँ पर बनाते हैं, हल करने वाले हम लोग तीसरे वाले प्रश्न को। बस यहाँ पर आपको स्केल की मदद से इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसी इच्छा करे वैसे बना सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे कि जो भी आपकी भुजाएं हो वो सीधी हो, सरल हो। ठीक है, इसमें टेढ़े मेढ़े नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक हमने बंद आकृति बना दिया। बहुभुज हमने बताया पहले ही कि बंद आकृति होना चाहिए, इसमें रेखाखंडों का इस्तेमाल होना चाहिए। जो भी यहाँ पर बहुभुज आप करें उसमें रेखाखंडों का इस्तेमाल रहेगा और उसे ही भुजाएं बोलते हैं। तो इसमें हमने कुल 5 भुजाओं वाला बना दिया बहुभुज। अब 5 भुजाओं वाला बहुभुज बना दिया तो इसको बोला है ना कि इसके अभ्यंतर मतलब इसके अंदर क्या करिए, छायांकित कीजिए। तो आपको इस प्रकार से पेंसिल से ही आपको छायांकित कर देना है। तो इस प्रकार से पेंसिल से आप छायांकित कर दीजिए। तो इस प्रकार से 5 भुजाओं का एक हमने बहुभुज बनाया। एक बहुभुज बनाकर उसके अंदर भाग को, अभ्यंतर भाग को हमने छायांकित कर दिया। आप चाहें तो त्रिभुज बना सकते हैं, चतुर्भुज बना सकते हैं, पंचभुज भी बना सकते हैं। आप जितनी चाहें 5-6 भुजाओं को, जितनी भुजाएं रहे बस उसको आपको जो भी बंद आकृति बनाइएगा, भुजाओं का इस्तेमाल से, रेखाखंडों के इस्तेमाल से बनाइएगा और यहाँ पे अंदर के भाग को छायांकित कर दीजिएगा। बस इतना ही करना था। चल तीसरा वाला प्रश्न हल हो गया। दिया हुआ है चौथा प्रश्न, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें इस आकृति को देखना है और यहाँ पे उत्तर देना है। यहाँ पे दिया हुआ है ना प्रश्न पहला, ए, क्या यह एक वक्र है? क्या ये वक्र है? तो वक्र तो है ही, कुछ भी आप पेंसिल से खींच दिए ना तो ये वक्र ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वक्र है ना। यहाँ पर पेंसिल से, मतलब इस यहाँ पे पेंसिल और स्केल की मदद से यहाँ पर ये खींचा गया है, सीधी रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है। तो हमने वक्र में बताया कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं भी हो सकती हैं और सरल रेखाएं भी हो सकती हैं, मतलब सीधी रेखाएं भी हो सकती हैं वक्र में। तो यहाँ पर यह एक वक्र है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं उत्तर, यह हाँ बनेगा। चलिए चौथे के ए में हम लोग हाँ लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर यह एक वक्र है। चलिए यहाँ पर बी में हम लोग को पूछा है क्या यह बंद है? तो जाहिर सी बात है हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 अंत बिंदु नहीं है। यहाँ पर जहाँ से भी स्टार्ट किया गया है फिर यहाँ पर वहीं पर लाकर मिला दिया गया है, यह एक बंद आकृति है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यह बंद है? तो लिख देते हैं हाँ यह बंद है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हम लोग हाँ लिख देते हैं। यहाँ पर यह एक वक्र भी है, साथ साथ ये बंद भी है। चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर पाँचवा प्रश्न हम लोग को दे दिया गया है ना कि रफ आकृति बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट करना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे कि हम लोग यदि वक्र बनाए ना तो उसमें बहुभुज को भी सम्मिलित किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये एक बहुभुज ही है, यहाँ पर देख रहे हैं ये बहुभुज ही है ना। साथ इसमें सभी सरल रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है, साथ साथ ये बंद आकृति भी है, तो ये एक बहुभुज है। लेकिन यहाँ पर बहुभुज में ना जैसे कि वक्र में बहुभुज भी आ जाएगा और साथ साथ टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से भी बना रहे हैं तभी भी वो बहुभुज में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न दिया हुआ है ना कि यहाँ पे एक बंद वक्र बनाना है, लेकिन ये बहुभुज नहीं हो, मतलब यहाँ पे सभी सरल रेखाओं का इस्तेमाल मत कीजिए। मतलब यहाँ पे सरल रेखाओं के इस्तेमाल से यदि बनाएंगे, सीधी रेखाओं के इस्तेमाल से, तो मतलब रेखाखंडों से बनाएंगे तो वो बहुभुज बन जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे बंद वक्र बनाना है और यहाँ पे जो बहुभुज ना हो ऐसा बनाइए। तो चलिए हम लोग बना देते हैं, इसको लिख देते हैं हल। हम लोग 5 वाले प्रश्न करने वाले हैं। जैसे देखिए हम बनाते हैं, मान लेते हैं हमने इस प्रकार से भी बना दिया ना, तो अब मान लेते हैं यहाँ पर इतना हम लोगों ने टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं का इस्तेमाल कर दिया ना, तो अब ये बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं और हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि बंद हमें वक्र बनाना है। ठीक है, एक बंद वक्र बनाना है, तो इस प्रकार से ही हम लोग बना देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने, चलिए मिला दिया हुआ है हमने, इस प्रकार से हमने बनाया। तो यह क्या है, एक बंद वक्र है लेकिन यह बहुभुज नहीं है ना। 4-5 भुजाएं, मतलब कम से कम 3 रहेगा, 3-4-5 भुजाएं यहाँ पर, 3-4-5 कितना हो भुजाएं कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे सीधा आप ना बनाइएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्केल की मदद से यदि त्रिभुज बना दिए, मतलब बंद आकृति 3 भुजाओं का, 4 भुजाओं का या 5 भुजाओं का इस्तेमाल करके बंद आकृति स्केल की मदद से बनाएंगे ना तो बहुभुज बन जाएगा। तो ऐसा नहीं बनाना है। यदि मान लेते हैं हम लोगों ने यदि स्केल का इस्तेमाल भी किया, मान लेते हैं देखिए
इस प्रकार से भी हमने स्केल का इस्तेमाल भी कर दिया, ऐसा बनाया। तो इसको हम लोग देखिए कैसे बना दे रहे हैं, इस प्रकार से हमने खींच दिया, है ना। तो इसमें भुजाएं तो हैं, मान लेते हैं कि इसमें भुजाएं हैं, परंतु ये क्या है, एक बहुभुज नहीं है। बहुभुज का मतलब हमने आपको बनाकर दिखाया, त्रिभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है। तो यहाँ पर आकृतियाँ हमने बनाया, यहाँ पर ये बंद आकृति है, देखिए वक्र भी है, साथ साथ बंद भी है, यह भी बंद है, यह भी बंद है, लेकिन ये बहुभुज नहीं है सब। चलिए पाँचवा का ये ए था। बी में हम लोग को देखिए पूछा हुआ है ना, केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। देखिए खुला वक्र हम लोग को बनाना है, और यहाँ पे देखिए रेखाखंडों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा में इस्तेमाल करना है, रेखाखंडों का इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कि खुली हुई वो होना चाहिए। चलिए हम लोग बनाते हैं, बी हो गया। तो यहाँ पे आप रेखाखंडों को इस्तेमाल के लिए आप यहाँ पे स्केल ले लीजिए, और सिंपली मैं नहीं, हम इतना भी बना दिए ना, इतना भी बना दिए तो खुला वक्र हो गया, ठीक है। ये खुला वक्र हो गया। चाहे तो बस यहाँ पे जो भी आपके दो अंत बिंदु है उनको आप मिलाइएगा नहीं। यहाँ पे ये कि यह अंत बिंदु है, यह एक अंत बिंदु है। अब यहाँ पे इसको हम लोग इससे मिला देते हैं तो ये बंद हो जाता, रेखाखंडों से बनाए कि बंद वक्र हो जाता है ना। लेकिन हम लोग को खुला वक्र चाहिए तो हम लोग मिलाएंगे नहीं। इसी प्रकार से आप बनाइएगा, है ना। स्केल की मदद से आप जैसे इच्छा करें वैसे बना सकते हैं, बस आपको मिलाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने रेखाखंडों का इस्तेमाल से यहाँ पर भी हमने एक वक्र खींच दिया, खुला वक्र। यहाँ पर हमने दोनों अंत बिंदुओं को मिलाया नहीं, ठीक है। ये दोनों रेखाखंडों से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सभी यहाँ पर हमने स्केल की मदद से खींचा, एक रेखाखंड, 2, 3, 4 रेखाखंडों से हमने खींचा हुआ है इसको, और ये खुला वक्र है। यहाँ पे दोनों अंत बिंदु को हमने नहीं मिलाया, यहाँ पर भी हमने नहीं मिलाया, ठीक है। तो पाँचवा का यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया। आ जाते हैं सी पर। देखिए सी हम लोग को दे दिया गया है ना, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। हमने पहले ही बताया कि कम से कम 3 भुजाएं होंगी तभी ही बहुभुज बनेगा। कि बहुभुज जो होगा वह एक बंद आकृति होगी, रेखाखंडों से मिलकर वह एक बंद आकृति बनेगी। लेकिन जब भी आप दो भुजाओं का इस्तेमाल करेंगे ना, दो भुजा का इस्तेमाल करके आप कभी भी इस प्रकार से दो भुजा का हमने इस्तेमाल किया तो यहाँ पे ये बंद आकृति हम लोग कभी नहीं बना सकते हैं। दो भुजाओं के इस्तेमाल से कम 3 रहेगा, कम से कम। यदि मान लेते हैं 2 ही भुजा का दिया हुआ है, 2 ही भुजा से हम लोग को पूछा हुआ है, मान लीजिए तीसरी भुजा 3 भुजा देता तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से एक खींचकर हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर एक बंद बहुभुज बन जाता। लेकिन सिर्फ हम लोग 2 भुजाओं के इस्तेमाल से इस प्रकार से 2 भुजाएं खींचकर हम लोग एक बंद आकृति नहीं बना सकते, बंद बहुभुज हम लोग नहीं बना सकते। जो बहुभुज होता है ना वह बंद होना चाहिए, रेखाखंडों के इस्तेमाल से बनता है, साथ साथ यहाँ पर वह बंद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग सिर्फ 2 भुजाओं का इस्तेमाल करेंगे तो वह बंद ही नहीं होगा, यह एक खुली आकृति बनेगी। बंद आकृति होनी चाहिए, रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पे रेखाखंड तो है, 2 ही रेखाखंड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बंद आकृति नहीं बन पा रही है। एक भुजा और देता तो बंद हो जाता, कम से कम 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर यह संभव नहीं है। यहाँ पर दिया 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज, तो यह संभव नहीं है। 2 भुजा का इस्तेमाल करके हम लोग कोई भी बंद आकृति नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं सी में संभव नहीं है, सी संभव नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्नावली के सभी प्रश्न भी हल हो गए। कुल 5 ही प्रश्न था, तो प्रश्नावली के सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।